जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 5 पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 के का पार्ट नंबर 4 हल करेंगे। यदि आप लोग 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो अनसॉल्व्ड पेपर 2019 से 2025 तक सारे हल कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 यानी डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसका अथवा वाला प्रश्न जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। और 9वां प्रश्न दिया हमारे पास द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। और अथवा में दिया है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर में प्यारे बच्चों दिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे हल करवा दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इनको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हमारे पास दिया है कि डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन वह प्रक्रिया है जिसमें मूल डीएनए अणु दो नए डीएनए अणुओं में बट जाता है और प्रत्येक नए अणु में एक पुराना पैतृक रज्जुक और एक नया संश्लेषित रज्जुक होता है, जिससे आनुवंशिक जानकारी अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में आधा संरक्षित रहती है। यह प्रक्रिया हेलिकेज एंजाइम द्वारा डीएनए के खुलने टेम्पलेट के रूप में उपयोग होने और डीएनए पॉलीमरेज द्वारा नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने से होती है, जिसमें अग्र रज्जुक पर निरंतर और पश्चगामी रज्जुक पर ओकाजाकी खंडों के रूप में असतत संश्लेषण होता है। इसके आगे देखेंगे प्रक्रिया का मुख्य चरण या प्रक्रिया के मुख्य चरण। तो सबसे पहले क्या होता है कि आरंभन। तो इसको देखते हैं आरंभन क्या होता है। प्रतिकृति की शुरुआत प्रतिकृति कांटे नामक स्थान से होती है, जहां हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दो रज्जुक के बीच हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर उन्हें अलग करता है। इसके बाद टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में क्या होता है कि अलग हुए दोनों रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट का काम करते हैं। तीसरे में क्या होता है संश्लेषण। तो संश्लेषण में क्या होता है अग्र रज्जुक क्या करता है कि एक रज्जुक पर डीएनए पॉलीमरेज 5 अंश से 3 अंश दिशा में लगातार नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नया रज्जुक बनाता है। यानी अग्र रज्जुक क्या करता है, एक रज्जुक पर डीएनए पॉलीमरेज 5 अंश से 3 अंश दिशा में लगातार नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नया डीएनए रज्जुक बनाता है। इसके बाद देखेंगे क्या है। इसके बाद पश्चगामी रज्जुक दूसरे रज्जुक पर संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। प्रत्येक खंड एक आरएनए प्राइमर से शुरू होता है और फिर बाद में डीएनए पॉलीमरेज उन्हें जोड़ता है। फिर चौथे में देखेंगे युग्मन। इनका क्या होता है, युग्मन होता है। तो युग्मन क्या होता है देखते हैं। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़कर एक सतत रज्जुक बनाता है। फिर इससे परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम देख लेते हैं। तो अंत में मूल डीएनए अणु से दो नए डीएनए अणु बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक पुराना पैतृक और एक नया संतति रज्जुक होता है। इसका महत्व क्या है देखते हैं। तो यह विधि सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नई कोशिका को मूल डीएनए की सटीक आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो, जो वंशानुगत जानकारी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न अथवा में हमारे पास दिया है जनसंख्या विस्फोट एवं उसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो इसको देखते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे।
तो लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि, जो संसाधनों पर भारी दबाव डालती है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है और पर्यावरणीय क्षरण बढ़ता है। इसके नियंत्रण के लिए शिक्षा, परिवार नियोजन, महिलाओं का सशक्तिकरण, जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे उपाय आवश्यक हैं ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। इसके आगे देखेंगे। अब इसके बाद है जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो इस जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या क्या हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो पहला कारण है उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर इसको देखते हैं। तो अशिक्षा, गरीबी और पारस्परिक सोच के कारण परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी और उपयोग में कमी। दूसरा कारण है कि मृत्यु दर में कमी। चिकित्सा विज्ञान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर और समग्र मृत्यु दर में गिरावट। अब इसके बाद देखें जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या है। तो पहला देखेंगे संसाधनों पर दबाव। तो भोजन, कम पानी, ऊर्जा और आवास की कमी। दूसरा है बेरोजगारी और गरीबी। तो रोजगार के अवसरों की कमी और आय असमानता में वृद्धि। दूसरा है कुपोषण। खाद्यान्न की कमी से बच्चों और वयस्कों में कुपोषण हो रहा है। अगला है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं इसको देखते हैं। तो पहला उपाय है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार इसको देखते हैं। तो लोगों को छोटे परिवार के लाभ और परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूक करना चाहिए। दूसरा है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन में गर्भ निरोधकों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहिए। तीसरा है विवाह की उम्र में वृद्धि। लड़कियों की एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए तथा लड़कों की 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है प्रश्न नंबर 9 कि द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे द्विसंकर क्रॉस। तो द्विसंकर क्रॉस होता क्या इसको देखते हैं। तो यह एक आनुवंशिक संकरण है जिसमें एक साथ दो अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और बीज का आकार की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसमें F1 पीढ़ी के पौधों के युग्मकों को चेकर बोर्ड में व्यवस्थित कर F2 पीढ़ी के 9:3:3:1 के फिनोटाइप अनुपात यानी 9 गोल पीले, 3 गोल हरे और 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा और जीनोटाइपिक संयोगों को देखा जाता है जिससे लक्षणों के स्वतंत्र अव्युवन का नियम स्पष्ट होता है। हम देखेंगे बीज। अब इसमें दो लक्षण दिए गए, एक है बीज का आकार, दूसरा है बीज का रंग। तो बीज का आकार में क्या होता है, प्रभावी एलील होते हैं और अप्रभावी एलील होते हैं। प्रभावी एलील में लिया गया है गोल यानी कैपिटल आर आर और झुर्रीदार स्मॉल आर आर। बीज का रंग में लिया गया है पीला कैपिटल वाई वाई और हरा लिया गया है स्मॉल वाई वाई। अब इसका क्या करते हैं, संकरण कराते हैं यानी प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील में आपस में क्या करते हैं, गोल पीला का संकरण कराते हैं झुर्रीदार हरा से। तो जो इनके युग्मक बनते हैं इसका संकरण इससे कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी इसका संकरण पहले करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसका संकरण कराएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इनका आपस में संकरण कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास युग्मक प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इनका स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, इसका स्वपरागण कराते हैं चक्रबोर्ड में डाल के। तो हमने इसे नर माना, इसे मादा। तो कैपिटल
आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इनका संकरण, इसका संकरण किससे करा रहे हैं? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई से और स्मॉल आर कैपिटल वाई से, स्मॉल आर और स्मॉल वाई से। तो इनका संकरण हम इससे कराएंगे तो कैपिटल आर आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर आर हो जाएगा और कैपिटल वाई वाई कैपिटल वाई वाई। तो कैपिटल आर आर क्या था? गोल था और कैपिटल वाई वाई तक क्या था हमारे पास? पीला था, तो गोल पीला। फिर इसका संकलन इससे कराएंगे तो कैपिटल आर आर हो जाएगा, तो कैपिटल आर आर गोल था और कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्या था? पीला, यानी अप्रभावी पीला था। फिर अगला है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या था? गोल था, या अप्रभावी लक्षण है तो गोल हो जाएगा और ये हमारे पास कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। फिर इसका संकलन कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, तो ये भी पीला हो जाएगा, सॉरी गोल हो जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। इसका संकलन फिर इससे कराते तो कैपिटल आर आर आएगा, तो कैपिटल आर आर क्या था हमारे पास? गोल था और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यानी स्मॉल वाई कैपिटल वाई हो जाएगा, तो ये पीला हो जाएगा। इसका कराएंगे संकलन तो कैपिटल आर आर गोल हो जाएगा और स्मॉल वाई वाई हरा हो जाएगा, तो ये हमारे पास गोल हरा हो जाएगा। इसका संकलन कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये हमारे पास गोल हो जाएगा और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई ये हो जाएगा पीला, और इसका संकलन कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा गोल, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है, और ये यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल वाई हरा। फिर इसका संकलन कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर तो गोल हो जाएगा और कैपिटल वाई वाई पीला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके पास जब संकलन कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर ये भी क्या होगा? अप्रभावी लक्षण है तो गोल होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा पीला, क्योंकि ये भी क्या है? अप्रभावी लक्षण है। जब इसका संकलन कराएंगे तो स्मॉल आर आर क्या होता है? झुर्रीदार होता है, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। फिर स्मॉल आर आर क्या हो जाएगा? झुर्रीदार हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। फिर इसका संकलन कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा हरा। फिर इसका संकलन कराएंगे तो स्मॉल आर आर क्या हो जाएगा? झुर्रीदार हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, और स्मॉल आर आर क्या हो जाएगा? झुर्रीदार हो जाएगा, और स्मॉल वाई वाई क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। फिर इनके बाद इनका फिनोटाइप अनुपात देखते हैं तो गोल झुर्रीदार पीला, गोल हरा और झुर्रीदार हरा, तो इनका अनुपात 9:3:3:1 में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया है प्रश्न नंबर 9 कि अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे, अनुकूलन वह प्रक्रिया और विशेषता है जिससे जीव अपने विशिष्ट पर्यावरण आवास में बेहतर ढंग से जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए समय के साथ खुद को ढालते हैं। इसमें आकारिकी कार्यकी और व्यवहारिक बदलाव शामिल होते हैं, जैसे मछली का धारा रेखीय शरीर, ध्रुवीय भालू का मोटा फर और कंगारू चूहे का पानी बचाने का तरीका, जो उन्हें अपने माहौल में सफल बनाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलन के प्रकार। तो अनुकूलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार देखेंगे संरचनात्मक अनुकूलन। तो इस प्रकार के अनुकूलन में जीव के शरीर की बनावट में परिवर्तन पाया जाता है, जैसे ऊंट मरुस्थलीय जीव। फिर कुबड़ में वसा का संग्रह, यानी जो ऊंट होता है उसके कुबड़ में वसा का क्या होता है? संग्रह होता है, इकट्ठा होता है। फिर लंबे पैर व मोटे होंठ। दूसरा है मछली, ये मछली का जलीय जीव है, इसमें देखते हैं तो तैरने के लिए पंख, इन मछलियों को तैरने के लिए क्या दिया जाता होता है? इनके पास पंख होता है, और श्वसन के लिए गलफड़ होते हैं। दूसरा है शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन या शारीरिक या क्रियात्मक अनुकूलन, जब शरीर की आंतरिक क्रियाओं में अनुकूलन हो, जैसे रेगिस्तानी जीव, बहुत कम पसीना और जल संरक्षण।
ये क्या करते हैं, बहुत कम पसीना छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, जल संरक्षण रहता है। पौधों में सीएम कैम मार्ग, रात में CO2 कार्बन डाई का अवशोषण। तीसरा है व्यवहारिक अनुकूलन, जब जीव के व्यवहार में परिवर्तन हो, जैसे पक्षियों का प्रवास, प्रतिकूल मौसम में बचाव, रात्रिचर जीव जैसे उल्लू, रात में सक्रिय रहना। चौथा है रक्षात्मक अनुकूलन, तो शत्रुओं से बचाव के लिए क्या करते हैं, रक्षात्मक अनुकूलन कर लेते हैं, जैसे गिरगिट का रंग परिवर्तन और कांटेदार पौधे जैसे शाकाहारी जंतुओं से सुरक्षा। इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। यदि आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी हमारे वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।